नमस्कार, स्वागत है आपका हेल्थ फर्स्ट में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। आज हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान मौजूद हैं नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। हमारे साथ हैं डॉक्टर सीपी श्रीवास्तव जी, डायरेक्टर और विभाग अध्यक्ष है कार्डियक सर्जरी के, और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर देवेंद्र श्रीमाल जी हैं, सीनियर कंसल्टेंट है कार्डियोलॉजी के। बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। शुरुआत देवेंद्र श्रीमाल जी आपसे ही करते हैं। दिल की बीमारी आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रही है, हर उम्र के लोगों के हो रही है। हम बुजुर्गों की बात करें, हम यंगस्टर्स की बात करें, लेकिन वो कौन से टेस्ट हैं जिसे कराकर हम ये डायग्नोज कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि किस तरह की बीमारी इनको है और वक्त रहते इलाज लेना चाहिए? दिल की बीमारियां बहुत वजह से हो सकती है, जिसमें कि डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग और हाई कोलेस्ट्रॉल का होना, ये सबसे इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं। इन केसेस में अगर हम शुरुआत से ही एक सपोज कीजिए कि रूटीन चेकअप करवाते रहें अपनी, अगर स्वस्थ होते हुए भी, तो हम उनको अर्ली स्टेज पे डिटेक्ट कर सकते हैं। ईसीजी एक बेसिक इन्वेस्टिगेशन है जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि किसी को ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है, उसको पहले हार्ट अटैक वगैरह तो नहीं आया है, कुछ वाल्वुलर प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके नेक्स्ट स्टेप पे जाएं तो हम एकोकार्डियोग्राफी है। एकोकार्डियोग्राफी से हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी का पता चलता है, उसकी वॉल में लीकेज वगैरह इसका पता चलता है। जिन लोगों को चेस्ट पेन वगैरह होता है, चलने फिरने में, सीने में दर्द, भारीपन, घुटन, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके कई बार ईसीजी नॉर्मल आती है, बट उनको ट्रेडमिल टेस्ट वगैरह करवा करके चेक करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे कि स्ट्रेस एकोकार्डियोग्राफी, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, कन्वेंशनल एंजियोग्राफी। तो ये सारे टेस्ट ऐसे हैं जो कि डॉक्टर्स की सलाह के अकॉर्डिंग उसको ऑप्ट करना चाहिए। लेकिन एक और बात है, क्या ये सभी टेस्ट बड़े हॉस्पिटल में ही कराने चाहिए? क्योंकि लोगों को लगता है कि हार्ट की डिजीज़ बहुत बड़ी डिजीज़ हो सकती है, कुछ भी है, तो ऐसे में एक लोगों के मन में इसे लेकर भी थोड़ा संशय, इसे ज़रा क्लियर करिए। जी, मेरा ये मानना है, सपोज कीजिएगा कि कोई पर्सन ट्रेडमिल के लिए किसी छोटे डायग्नोस्टिक सेंटर पे या किसी छोटे हॉस्पिटल में गया, और अगर उसको ट्रेडमिल करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, अगर उसको कुछ हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई, उसकी दिल की धड़कन अचानक से इर्रेगुलर हो गई और अगर वो फैंट हो जाता है, तो उस कंडीशन में उस पर्सन को वहाँ पे हो सकता है कि प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिले। अगर यही पेशेंट हॉस्पिटल में है और उसको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम आती है, तो साथ के साथ ही उस पेशेंट को शिफ्ट करके हम आईसीयू में या हम कैथ लैब में ले जा करके उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यानी हम उसको एक तरह से बचा सकते हैं, क्योंकि वो एक सीरियस कंडीशन होती है। तो मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो अच्छे हॉस्पिटल, और सेकंड चीज़ जो है वह ऑथेंटिसिटी का। कई जगह कई बार मैंने देखा है कि छोटी जो लैब्स की रिपोर्ट्स हैं वो इतनी वेरिएबल सी आती है, और जिस पे आप है ना बिलीव नहीं कर सकते हैं, मतलब उनका कि वो रिपोर्ट एक तरह से कहूँ तो रॉन्ग होती हैं। तो कई बार हम खुद पेशेंट को बोल देते हैं कि नहीं, ये रिपोर्ट में मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, आप दूसरी जगह से करवा करके लाइएगा। तो ये दोनों फैक्टर्स ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि अगर पेशेंट अच्छे हॉस्पिटल में जाएं, ट्रस्टफुल हॉस्पिटल में जाएं और करवाएं तो ज़्यादा बेटर है। ज़्यादा बेहतर होगा, बिल्कुल। डॉक्टर श्रीवास्तव, अभी क्योंकि कोविड काल चल रहा है, कोविड सबसे प्रायोरिटी में लोगों के है, उसकी वजह से डर भी है, और जो हार्ट पेशेंट्स है, क्योंकि इसमें रेगुलर चेकअप की बहुत ज़रूरत होती है, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है, लेकिन इस डर की वजह से लोग डॉक्टर्स के पास जा नहीं रहे हैं और प्रोसीजर में या ऑपरेशन के लिए भी बहुत देरी कर रहे हैं। क्या ये सही है या ये खतरनाक हो सकता है? देखिए, पहली बात तो ये, कोरोना से हम सब डरे हुए हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे मरीज हो। लेकिन जो कोरोना के लिए जो कोमॉर्बिडिटीज़ जो हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हार्ट डिसीज़, ये एडिशनल कोमॉर्बिडिटी फैक्टर्स हैं, और ये अपने आप में एक बड़ी बीमारियां हैं। यदि इस कोरोना की जगह, कोरोना की प्रेजेंस में इसको यदि इग्नोर करें तो ये अपना ये बहुत विकृत रूप दिखा सकती हैं। इसलिए इन चीज़ों को इग्नोर ना करते हुए आज की डेट में, जैसे कि मंत्रालय ने जो वीडियो कंसल्टेशन है वो वैलिड कर दिया है, पहले नहीं था वो, तो उसमें आप यदि देखते समझते हो तो अपना वीडियो कंसल्टेशन कर लें, और यदि वो डॉक्टर कहता है कि नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आपको देख के आपको आना है, तो आप आएँ। यहाँ पे हम सुरक्षा पूरी रखते हैं मरीजों की, डॉक्टरों की, और पूरी डिस्टेंसिंग के साथ में उनको आना चाहिए, और उसको प्राइमरी बीमारी को तो इग्नोर करने का सवाल ही नहीं है। और यदि उसके साथ में यदि कोविड होता है तो वो अपना बड़ा बेकरार रूप धारण कर लेता है। तो इसलिए
ये इसको कहते हुए कि हम अपनी प्राइमरी डिसीज़ को इग्नोर करें, नहीं करना चाहिए। डॉक्टर श्रीवास्तव, लेकिन शुरुआती दौर में देखा गया था, हम दूसरे कंट्रीज़ की बात करें रिसर्च में भी, कि कोविड से लोग इतना डर गए थे कि इन चीज़ों को बिल्कुल इग्नोर किया था। उसकी वजह से, कोविड से तो नहीं लेकिन इन डिजीज़ की वजह से डेथ रेट बहुत बढ़ गया था शुरुआती दौर में। क्या अब लोग अवेयर हुए हैं इसे लेकर आपके से, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट आपके पास आते होंगे? इसके साथ में धीरे धीरे अवेयर हुए हैं लोग और इसमें उनको एक कॉन्फिडेंस डेवलप कराना पड़ेगा हमें धीरे धीरे, जैसे वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू, वैसे भी मीडिया के थ्रू भी। तो वो आते हैं, वो आके चेकअप करा रहे हैं और अपनी प्राइमरी बीमारी को भी ठीक कर रहे हैं। इन केस कोई इक्का दुक्का कोई जैसे निकलते हैं कोविड, यदि पॉजिटिव आ भी जाते हैं तो टाइमली यदि उनका ट्रीटमेंट हो जाता है तो उससे बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। डॉक्टर देवेंद्र, एक अगर किसी व्यक्ति को सीने में दर्द हुआ, ECG हुई, उसके बाद डायग्नोस हुआ कि इसको मेजर हार्ट अटैक है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए क्या है? क्या इस पर हम टाल सकते हैं, क्योंकि लोग ऐसे देखते हैं कि ठीक है मामूली सा तो है, या फिर इसका ट्रीटमेंट तुरंत करना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है? क्या सजेस्ट इसके लिए आप करेंगे? मेजर हार्ट अटैक के लिए कुछ वर्ड्स बोलना चाहता हूँ कि जैसे इसमें ऑलमोस्ट हार्ट अटैक की वजह से 30% मॉर्टेलिटीज़ होती है किसी पेशेंट का अगर ट्रीटमेंट नहीं किया जाए, और इस 30% मॉर्टेलिटी में भी ऑलमोस्ट 50% यानी 15% टोटल हो गई। 15% जो डेथ होती है दैट डेवलप्स विद इन फर्स्ट आवर, यानी अटैक आया उसके और जो 1 घंटे के अंदर अंदर पेशेंट को दिल की धड़कन इरेगुलर होती है और वो पेशेंट सडनली कोलैप्स हो जाता है। अगर हम जितना डिले करेंगे, फर्स्ट थिंग हम उस पेशेंट को उस रिस्क के लिए प्रोन कर रहे हैं। अगर वो प्रॉपर वे में हॉस्पिटलाइज नहीं होता है, उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं किया जाए, तो उसका ये रिस्क सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि उसकी डेथ हो सकती है, सडन कोलैप्स हो सकता है। सेकंड चीज़ कि जितना हार्ट का ट्रीटमेंट डिले होता है उतना ज़्यादा हार्ट की मसल्स डैमेज होती जाती है और उसके हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी होती है, जिसको हम लेफ़्ट वेंट्रिकुलर इजेक्शन फ्रैक्शन या LVEF बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में, वो उसका डाउन होता जाता है। अब सपोज कीजिएगा कि कोई पर्सन बहुत लेट से हॉस्पिटल में गया और उसका लेट शुरू हुआ, तब तक उसकी काफ़ी सारी मसल्स डैमेज हो चुकी हैं। उसके बाद में अगर उसकी हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी सपोज कीजिएगा 25% रह गई, 30% रह गई, तो वो पर्सन अगर फ्यूचर में कभी थोड़ा कुछ काम भी करेगा तो उसको सांस फूलने की तकलीफ़ और हार्ट फेलियर के जो सिम्टम्स हैं वो हमेशा चलते रहेंगे, इवन डेस्पाइट मेडिकेशन। चाहे वो एंजियोप्लास्टी करा ले, बाईपास करा ले, या मेडिकेशंस के बाद में भी ये सिम्टम्स परसिस्ट कर सकते हैं। अगर टाइमली जाता है तो हम हार्ट को बचा सकते हैं और इस कंडीशन से हम उसको निकाल के बाहर ला सकते हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर किसी का हार्ट डैमेज हो गया, काफ़ी हद तक डैमेज हो गया, फ्यूचर में उसके कभी भी थोड़ा सा कुछ सपोज कीजिएगा इन्फेक्शन हो गया, ब्लड लॉस हो गया, या कुछ भी ऐसी चीज़ हो गई जिससे कि हार्ट के ऊपर और लोड हो गया, तो उस कंडीशन में उसका वापस से रिकरेंट हॉस्पिटलाइजेशन होता रहता है। तो ये एक एडिशनल इकोनॉमिक बर्डन उसके ऊपर आ जाता है। तो हार्ट अटैक के बाद में जितना जल्दी हो सके उसको हॉस्पिटलाइज करवाना चाहिए और उसका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट लेना चाहिए, चाहे वो एंजियोप्लास्टी हो, चाहे थ्रोम्बोलिसिस हो, यानी मेडिकेशन से उस डिसॉल्व वक्त अगर करना। सामान्य भी आपको लग रहा हो तो भी एक बार पूरा ट्रीटमेंट जरूरी है, क्योंकि लोग इस सिचुएशन में इग्नोर कर देते हैं कि नहीं अभी ठीक लग रहा है या रिकवर है। नहीं, बहुत सारे जो लोग हैं वो घर पे ही ट्रीटमेंट करते रहते हैं, कुछ घर की मेडिकेशंस लेते रहते हैं, ये करते हैं, वो अपने आप को एक ख़राब स्थिति में लेकर के चले जाते हैं। इसका भी फर्क पड़ता होगा कि वक्त रहते आपने ट्रीटमेंट ले लिया और अपनी देरी के बाद फिर आप पहुंच रहे हैं, तो उसका भी फिर वो मुश्किल हो जाता होगा चांसेस। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे सिचुएशन में बिल्कुल। डॉक्टर श्रीवास्तव, हमने कुछ सवाल ज़रूर यहाँ पर करना चाहेंगे, वो ये कि कई हमारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने हमें सवाल भेजा। हार्ट, एक तो कोविड काल चल रहा है, हार्ट से रिलेटेड इतने डिजीज़ हैं, चाहेंगे कि उन सवालों के भी जवाब उन्हें मिल सकें। एक सवाल है कि मेरे पिताजी की 15 साल पहले सर्जरी हुई थी और उन्हें कुछ दिक्कतें आ रही थी, डॉक्टर द्वारा उन्हें फिर से सर्जरी कराने की सलाह दी गई है, ऐसे क्यों होता है और दोबारा सर्जरी कराना कितना यहाँ पर सुरक्षित है? इसमें दो तरह की चीज़ें होती है। जैसे उनके फादर की 15 साल पहले सर्जरी हुई थी, कोई वाल्व की सर्जरी हुई थी या बाईपास सर्जरी हुई थी। यदि वाल्व की सर्जरी हुई थी 15 साल, तो यदि जैसे टिश्यू वाल्व लगा हुआ है तो यूजुअली 15-17 साल में ये वाल्व डिजेनरेट हो जाते हैं। यदि वो डिजेनरेट हो गया तो उससे वही सिम्टम आ जाते हैं जो पहले ऑपरेशन के पहले होते थे। और यदि वो मैकेनिकल वाल्व था तो उसमें कई बार वो क्लॉटिंग होती है, कई बार वो टिश्यू ग्रोथ कर जाती है, जिससे कि उसका डिसफंक्शन वाल्व का होता है और उससे फिर वही सिम्टम्स आ जाते हैं। तो ये तो रही वाल्व की बात। यदि बाईपास हुआ है तो यूजुअली 15 साल तक
यूजुअली करीब 60% पेशेंट्स को फिर से रीस्टेनोसिस हो जाती है इसकी आर्टरीज़ की, वेंस की, और उससे सिम्टम्स आने चालू होते हैं। तो अब दोनों में अलग अलग ट्रीटमेंट है। यदि वाल्व का ट्रीटमेंट है तो ये बहुत ज़रूरी है, सिम्टम्स आ गए हैं और इससे हम उसको वाल्व को रिप्लेस करते हैं, या डिजेनरेट हो गया तो उसको रिप्लेस करना है, क्योंकि टिश्यू वाल्व है, एक लिमिटेड लाइफ होती है उसकी, और उससे उसको मरीज़ को फ़र्क पड़ता है, अच्छा बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है जैसे कि पहले ऑपरेशन के बाद हुआ। दूसरी बार जो कोरोनरी आर्टरी में है उसमें ये है कि या तो ग्राफ्ट स्टेनोसिस हुआ या कोई फ्रेश डिसीज़ डेवलप हो गई, तो उसमें हम या तो एंजियोप्लास्टी हम एक ऑप्शन रखते हैं, यदि उससे नहीं है तो हम रीडू कोरोनरी बाईपास भी कर देते हैं, और उससे हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है फिर से रीएस्टेब्लिश कर देते हैं, और उससे पेशेंट वैसे ही हो जाता है जैसे कि पहले बार उसकी वो हुई हो। अब इसमें यह है कि जो रीडू सर्जरी है इसमें एक बड़ी टेक्निकली डिफ़िकल्ट चीज़ है ये। हर आदमी के, हर कार्डियक सर्जन के बस का ये नहीं है, वो उन्हीं को करना चाहिए जिनको एक्सपीरियंस हो। दूसरी चीज़, इसके जो सेंटर जो चूज़ करें उसमें एक अच्छा एस्टेब्लिश सेंटर हो, उसको चूज़ करें, क्योंकि रीडू सर्जरी में जब हम करते हैं तो उसी रूट से हमें हार्ट के पास पहुंचना होता है, हार्ट चारों तरफ से चिपका होता है। उसको रिलीज़ करने के लिए हम कई बार हार्ट में टेयर हो जाता है, कई बार बड़ी वेसल्स में बड़े जो धमनियाँ होती हैं उसमें इंजरी हो जाती है, ये होता है। तो ये जो नौसिखियों जो कार्डियक सर्जन्स हैं, जो यंग कार्डियक सर्जन्स हैं, जो कि एंथुसियास्टिक रहते हैं, आई थिंक उनको अवॉइड करना चाहिए अपने को, और अच्छे सेंटर में एक्सपीरियंस सर्जन से करा के, और आज के समय में जो हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप हो गई है, इसके रिजल्ट उतने ही अच्छे हैं जितने कि पहली बार सर्जरी में होते हैं, और रिस्क भी उतनी है जितनी पहली बार सर्जरी में। तो यदि ऑपरेशन नहीं कराते हैं तो ये आगे धीरे धीरे एंड वी लूज़ देम, एंड यदि ऑपरेशन करा लेते हैं, ऑपरेशन सक्सेस हो जाता है, तो फिर वही नॉर्मल लाइफ ये जीते हैं, और एन्जॉयबल लाइफ और हेल्दी लाइफ जीते हैं। लेकिन एक बार किसी का ऑपरेशन हुआ, जैसे इन्होंने बताया 15 साल हो चुके ऑपरेशन के लिए, दोबारा ऑपरेशन क्या उतना ही सुरक्षित है या ये रिस्की होता है? दोबारा सुरक्षित तब है जब सर्जन एक्सपीरियंस हो, इंस्टीट्यूशन अच्छी हो। जो इनएक्सपीरियंस कार्डियक सर्जन्स हैं, जो एवरेज आई वुड से, उसमें थोड़ा सा अनसेफ रहता है, क्योंकि और यदि इसमें जो सर्जरी होती है उतनी ही सुरक्षित है जितनी पहली बार में है, प्रोवाइडेड यू आर इन राइट हैंड्स। दैट इज द बेसिक थिंग। और दूसरी एक चीज़ और बताऊँ मैं, हमारे सेंटर में दूसरी बार ही नहीं, हमने तीसरी बार और चौथी बार भी हमने ऑपरेशंस करे हैं यहाँ पे, और एक ही पेशेंट में चौथी बार ओपन हार्ट सर्जरी हुई है, एंड वो आज की डेट में भी वो मस्त घूम रहे हैं, और इसकी रिस्क बहुत कम है। हमारा वी हैव एस्टेब्लिश्ड सेंटर फॉर रीडू हार्ट सर्जरी। सेंटर्स अच्छे हो, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हो, तो ये सक्सेस होना बिल्कुल तय है, ये सेफ है जितनी पहली बार है। तो इससे मरीज जो कहते हैं कि दूसरी बार तीसरी बार में होने में डर नहीं डरना चाहिए, आप राइट हैंड्स में पहुंच जाओ, यू विल बी सेफ। डॉक्टर श्रीवास्तव, डॉक्टर देवेंद्र, बिल्कुल हम ये चर्चा आगे भी जारी रखेंगे, क्योंकि कुछ और अहम सवाल है उसके भी हम जवाब चाहेंगे, जिस तरह से बखूबी आपने इस सवाल का भी जवाब दिया है। लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है हेल्थ फर्स्ट में। हमारे साथ डॉक्टर सीपी श्रीवास्तव और डॉक्टर देवेंद्र श्रीमाल जी लगातार मौजूद हैं। एक बार फिर सर बहुत स्वागत है आपका, क्योंकि ब्रेक पे जाने से पहले भी हमने सवालों की शुरुआत की थी। एक अहम सवाल है डॉक्टर देवेंद्र, उसका जवाब आपसे चाहेंगे। एक हमारे व्यूवर है, उन्होंने भेजा है कि मेरे पति को 5 साल पहले हार्ट अटैक आया था और हमने उनकी एंजियोप्लास्टिक करवाई थी। उपचार करवाने में थोड़ी देरी हो गई थी और अभी कुछ दिनों से उनकी सांस काफ़ी फूल रही है और दिल की धड़कन भी अनियमित है। ऐसा क्यों हुआ है? मोस्ट लाइकली जो डिलेड प्रेजेंटेशन है, यानी उन्होंने जो डिले किया है हॉस्पिटल पहुंचने में और ट्रीटमेंट करवाने में, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, उस कंडीशन में हार्ट की पंपिंग कैपेसिटी मोस्ट लाइकली कमज़ोर हो गई होगी। कई बार इन केसेस में वॉल के अंदर लीकेज भी डेवलप हो जाता है, तो एंजियोप्लास्टी करने के बाद में भी ये सिम्टम्स उनके रह सकते हैं। हार्ट की कमज़ोरी है प्लस वॉल का जो रिगर्जिटेशन या वॉल का जो लीकेज है वो बना रह सकता है, और इस कंडीशन में उनको एकोकार्डियोग्राफी करा करके चेक करके देखना चाहिए कि उनकी एक्चुअल स्थिति अभी क्या है।
अगर हार्ट बहुत ज़्यादा वीक है तो हो सकता है कि उसको कुछ मेडिकेशंस डिफरेंट वे में ट्राई करने की ज़रूरत हो, और अगर बहुत ऐसी कंडीशन है कि बहुत ज़्यादा कंडीशन हो तो कई बार हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। इसकी कोई एक्सपायरी भी होती है कि अगर पेसमेकर या हम ऐसे प्लांट करते हैं, इसका भी कुछ एक टाइम बाउंडेशन है या फिर ये नहीं, एक बार लगने के बाद में जनरली 5 इयर्स के लिए ये होती है, और अगर फिर ज़रूरत पड़ती है तो फिर दोबारा लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसको चेंज ही करना होता करने है। की, बट ये सिंपल प्रोसीजर है। यस, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि किस पेशेंट को कैसी ज़रूरत है। बिल्कुल। डॉक्टर श्रीवास्तव, एक अहम सवाल ये भी आया है, एक माँ है जो अपने बच्चे के लिए जानना चाहती है कि मेरे बच्चे को जन्म से ही दिल की बीमारी है और उसकी ग्रोथ दूसरे बच्चों जैसे नहीं है, वज़न भी उसका बहुत कम है, क्या सर्जरी कराने के लिए हमें उसके बड़े होने का और वज़न बढ़ने का इंतज़ार करना चाहिए या भी पॉसिबल है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बच्चों में कई तरह की बीमारी होती है, लेकिन जो ये सिम्टम्स हैं इसमें यूजुअली ये होता है कि दिल में छेद है। अब छेद 2-3 जगह हो सकता है, ये पीडीए हो सकता है, एएसडी हो सकता है, वीएसडी हो सकता है, जिसके कारण ये जो ब्लड है वहीं पर रिसर्कुलेट होता रहता है और बॉडी में इसका ब्लड नहीं लगता, जिसके कारण ग्रोथ रिटार्ड होती है, ग्रोथ पूरी नॉर्मल नहीं होती है। इससे फिर बार बार बच्चे को सर्दी जुकाम और निमोनिया की शिकायत होती है और दूसरे फंक्शनल कैपेसिटी भी कम होती है। तो इस जो पहले एक विचार होता था कि बच्चा बड़ा हो जाए तब रिस्क कम होगी ऑपरेशन, लेकिन इस बीच में काफ़ी कुछ डैमेज हो जाता है। तो इसको हर केस को इंडिविजुअलाइज करके इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। इसमें होता क्या है कि यदि ब्लड लंग्स में ज़्यादा जा रहा है स्टंटिंग के कारण, तो इसमें एक पल्मोनरी वैस्कुलर डिसीज जो बोलते हैं, जो महीन नसें होती हैं लंग्स की, वो चेंज हो जाती है और उसको हम ऑर्गेनिक पल्मोनरी वैस्कुलर डिसीज बोलते हैं। और ये धीरे धीरे इतनी बढ़ती जाती है कि एक बार वो स्टंट रिवर्सल हो जाता है और बच्चा नीला पड़ जाता है। उस सिचुएशन में सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट रह जाता है कि हार्ट लंग ट्रांसप्लांट, जो कि पुरानी धारणा मानी जाती थी। आज हमने टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप कर ली है कि इवन 3 और 4 किलो के बच्चे जिनको छेद है, जिनको एक जगह छेद है, 2 जगह छेद है, 3 जगह, वो टेक्निकल डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यदि वो शंटिंग है तो आज हम सक्सेसफुली उसको कर लेते हैं और रिस्क जो पहले थी अब उतनी नहीं है। इसलिए हर पेशेंट को इंडिविजुअलाइज करते हुए उसका छेद, यदि डॉक्टर समझता है कि इसको थोड़ा डिले करा जा सकता है तो करें, यदि समझता है कि नहीं करा जा सकता है क्योंकि आगे चल के इसकी वो लंग्स में चेंजेज आ जाएंगे और फिर इनऑपरेबल हो जाएगा, तो उस सेल में डिले करना एक डेंजरस सिचुएशन है और उसको नहीं करना चाहिए। डॉक्टर की राय मान के एक ऑपरेशन कराना चाहिए। एक और अहम सवाल है, मुझे चलते समय जांघ एवं पिंडलियों में बहुत दर्द होता है, ये इनका कहना है। कोई डॉक्टर कहता है कि रीढ़ की हड्डी की समस्या है, तो कोई कहता है कि ये पैरों की नसों में ब्लॉकेज के कारण। ये 2 रीज़न बताए जा रहे हैं। ये समस्या किस कारण से हो रही है, इसे कैसे पहचानें? पेशेंट के सिम्टम सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर उसको सिर्फ चलने पे हो रहा है और खड़े रहने पे उसको रिलीफ मिल रहा है, यानी ये वेस्कुलर क्लॉडिकेशन या नसों के अंदर ब्लॉकेज की वजह से हो सकती है, जिनके मुख्य कारणों में डायबिटीज़ और स्मोकिंग सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जो दूसरे टाइप के होते हैं जिसको हम न्यूरोजेनिक क्लॉडिकेशन बोलते हैं, उनमें पेशेंट चाहे खड़ा रहे चाहे वॉकिंग करे, उसको खड़े होते ही थोड़ा सा पेन स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा और डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 सिंपल इन्वेस्टिगेशंस है। जैसे न्यूरोजेनिक के लिए हम सीटी और एमआरआई करवा करके चेक करके देख लेते हैं। मोस्ट लाइकली एमआरआई में कंप्रेशन, कोई नस दब रही है जो नर्व्स वाली है, उसके लिए करके चेक करके देख लेते हैं। अगर पाँव की नसों में, जिनको हम वेसल्स बोलते हैं, अगर उनमें ब्लॉक है तो उनके लिए हम जनरली डॉपलर की स्टडी करा करके या सीटी एंजियो करा करके चेक करके देख लेते हैं कि कहाँ पे ब्लॉक है और उसका हम आगे ट्रीटमेंट कर देते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। 44 ईयर डायबिटिक स्मोकर, उनका एमआरआई करवाया, हल्का फुल्का कुछ ब्लॉक था, उसमें नर्व्स दब रही थी और वो ऑपरेट भी हो गए। न्यूरोसर्जन ने उनको ऑपरेट भी कर दिया, बट उसके बाद भी उनके सिम्टम्स होते रहे। अल्टीमेटली जब उनका सीटी एंजियो करके देखा तो उनका मेन जो आउटा या पाइपलाइन जो ब्लड सप्लाई करती है वो बिल्कुल बंद थी। हमने दोनों पाँव की नसों के थ्रू जा करके उसमें स्टेंट डाला, उसको ओपन कर दिया और आज वो पर्सन आराम से 8 से 10 किलोमीटर पर डे वॉकिंग करता है। उसकी डायबिटीज़ भी कंट्रोल हो गई, उसकी स्मोकिंग उन्होंने बिल्कुल स्टॉप कर दी। बिल्कुल। डॉक्टर श्रीवास्तव, एक और अहम सवाल आया है, ये आखिरी सवाल ही कह सकते हैं क्योंकि बहुत सारे सवाल थे, हमें कुछ ही लेना था। हार्ट ब्लॉकेज के लिए कोई डॉक्टर कहता है कि स्टेंट बेहतर है तो कोई कहता है कि सर्जरी इसके लिए बेहतर है। अब ऐसे मामलों के लिए कोई गोल्ड स्टैंडर्ड रूल है क्या? यस, बिल्कुल है इसमें, और इसमें आजकल बहुत कन्फ्यूजन रहता है
पहले तो पेशेंट चाहता है कि बिना ऑपरेशन के सब चीज़ हो जाए, लेकिन ये जो बाईपास सर्जरी या स्टेंटिंग है, एक ये पैलिएशन है, इसमें ये क्यूरेटिव नहीं है। इसमें होता क्या है कि जितना लंबे से लंबे समय तक हम पेशेंट को रिलीव कर सकते हैं वो करें, क्योंकि ये डिसीज़ सिस्टमिक डिसीज़ है और ये आगे आके भी आती है। तो इसमें एक गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट ये है। इसको समझाने के लिए सबसे पहले मैं कहूँगा कि जैसे कहते हैं कि सिंगल वेसल डिसीज, डबल वेसल डिसीज, ट्रिपल वेसल डिसीज, उसके लिए जैसे ये है, एक सिंगल 3 मेन वेसल होती है, एक लेफ्ट मेन होती है, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, राइट एंड सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, 3 मेजर वेसल होती हैं। अब यदि इसमें एक वेसल में कहीं डिस्क्रीट लीजन है, एंजियोप्लास्टी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट फॉर इट। बाकी के नसें नॉर्मल हैं, इसमें कर दिया और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। 2 नसों में भी इसमें चल सकता है, लेकिन यदि इसमें जगह जगह लीजन है, कहीं पे एक कोई वेसल ऑस्टियल लीजन जिसको मुंह पे लीजन है, तो यदि वो उसमें सर्जरी ज़्यादा प्रेफर होती है। तीसरी, यदि पेशेंट को डायबिटीज़ है, अब यदि बात लें कि साहब तीनों वेसल्स में डिसीज़ है, अब इसमें कंट्रोवर्सी आती है कि एंजियोप्लास्टी कराएं या ये करें। तीनों वेसल में डिसीज़ है और कई बार 3, 4, 5, 6 स्टेंट भी डल जाते हैं, और उसमें हम यदि लॉन्ग टर्म में देखें जो पैलिएशन है इसका, तो 5 साल बाद में यदि हम पेशेंट्स को फॉलो करें कि इस एक ट्रिपल वेसल डिसीज़ में हमने सर्जरी कराई, ट्रिपल वेसल डिसीज़ में हमने एंजियोप्लास्टी कराई, 5 साल बाद यदि हम देखते हैं तो करीब एंजियोप्लास्टी के मरीज 24% से 25% मरीज को 5 साल के एंड में कुछ ना कुछ फिर से कराना पड़ता है, जबकि बाईपास सर्जरी जिसकी हो रखी है उसमें से 8 से 10% लोगों को कुछ कराना पड़ता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस आता है। तो इसलिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट जो है मल्टीवेसल, जो हमारे डॉक्टर साहब भी एग्री करेंगे, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ये स्टेंट वाले डॉक्टर हैं, मैं बाईपास वाला डॉक्टर हूँ, तो ये एग्री करेंगे इस चीज़ को, और ये हम आपस में ये मरीज़ के हित में काम करते हैं। मल्टी वेसल डिसीज़ है, ट्रिपल वेसल डिसीज़ है, फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज़ बाईपास, एंड यदि सिंगल वेसल डिसीज़, डबल वेसल डिसीज़, द आइडियल ट्रीटमेंट इज़, तो पेशेंट हित में यदि हम कर दें मल्टी वेसल डिसीज़ है और उसमें बाईपास इज़ द फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ चॉइस ऑफ सर्जरी बाईपास की है ये। तो ये है, तो ये पेशेंट के बेनिफिट में रहती है इसमें। बिल्कुल डॉक्टर देव, हाँ इसी पे कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं कुछ और इसमें ऐड करना चाहता हूँ। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई और उसमें बहुत सारे ऐसे टेस्ट आ गए हैं, लाइक FFR, फ्रैक्शनल फ्लो रिजर्व है, आईवॉस स्टडी, और ये है, इनसे हम एक्यूरेटली ये डिफाइन कर सकते हैं। इवन मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एंजियोप्लास्टी या बाईपास, हम इवन सिंगल वेसल डिजीज़ में भी, सपोज कीजिएगा कि किसी ने एंजियोग्राफी करवाई, उसकी एक आर्टरी के अंदर कहीं 70% ब्लॉक है, वो दूसरे डॉक्टर के पास में जाता है, वो कहता है कि नहीं ये तो 60% ब्लॉक है, इसमें अभी ज़रूरत नहीं है। तीसरे के पास में गया, वो कहता है नहीं 80% है, तुरंत करवाएगा। तो ये सारे कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए FFR एक ऐसा गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है जो कि मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाता है। उससे हम एक्यूरेटली ये कह सकते हैं कि इस आर्टरी के अंदर इंटरवेंशन की ज़रूरत है या नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि सिंगल वेसल या डबल वेसल डिजीज़ वाला कोई पेशेंट आया, यानी किसी के एक नाड़ी या 2 नाड़ी में ब्लॉक आया, आपने FFR टेस्ट किया और दोनों के अंदर नेगेटिव निकल गया और वो पेशेंट जस्ट मेडिकेशंस पे ही रह गए, यानी हमने उनके एंजियोप्लास्टी को अवॉइड कर दिया जस्ट टेस्ट करके। और ऐसे पेशेंट्स को जब हमने काफ़ी टाइम के लिए, लंबे टाइम, जैसे 5 ईयर्स तक की स्टडीज़ हैं, उनको जब फॉलो किया तो 90% पेशेंट्स बिल्कुल सेफ़ चल रहे थे। इसी तरह से अगर हम ट्रिपल वेसल डिजीज़ वालों पे भी जाएं, जिनको कि डायरेक्टली ये कह दिया गया है कि हाँ बाईपास सर्जरी के लिए, तो कई पेशेंट्स जब हमका FFR करें तो ऐसा होता है कि सिर्फ एक स्टेंट लगा करके हम वापस आ गए, बाकी में ज़रूरत नहीं है। बट कुछ गोल्ड स्टैंडर्ड जो कि सर ने भी बताया, अगर डायबिटिक पेशेंट्स हैं, किसी का LV डिस्फंक्शन है यानी हार्ट कमज़ोर है, जिनके डिफ्यूज़ डिजीज़ है, ऐसे पेशेंट्स में डेफिनेटली बाईपास सर्जरी का गोल्डन रूल मान के चलना चाहिए कि उनको बाईपास के लिए चले जाना चाहिए। जी बिल्कुल। और ये डॉक्टर टू डॉक्टर भी वेरी करता होगा कि कौन सा मेडिकेशन में ही ये ठीक होगा, कहाँ हमें क्या ज़रूरत है। एक चीज़ में और, क्योंकि जो 60% 70% ये विजुअल इंप्रेशन है जो अभी डॉक्टर साहब ने बतलाया, ये साइंटिफिक तरीका है उसका। इनफैक्ट अमेरिका में एक FFR एक मैंडेटरी हो गया है कि यदि आपको किसी की वेसल को क्रिटिकली स्टेनोज बतलाना है तो यू हैव टू हैव FFR टेस्ट डन, और यदि उसमें 0.8 से नीचे है तभी आप उसको कुछ इंटरवेंट करें, अदरवाइज उस वेसल को छोड़ दें। तो ये साइंटिफिक तरीका है जो कि भारतवर्ष में अभी
फॉलो किया जा रहा है, लेकिन बहुत रूटीनली फॉलो नहीं किया जा रहा है। सर, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, एक आखिरी सवाल और ये कह सकते हैं कि मैसेज के तौर पर डॉक्टर श्रीवास्तव क्या कहना चाहेंगे कि अभी जो हार्ट पेशेंट हैं जो डिले कर रहे हैं सर्जरी को लेकर या प्रोसीजर को लेकर, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, हार्ट पेशेंट जो कोरोना टाइम में जो हमने अपने स्ट्रेटेजी बनाई है, इसमें 3 तरह के हार्ट पेशेंट सर्जरी वाले जो हैं। एक तो जो इलेक्टिव सर्जरी जिनकी है, जिनको हम समझते हैं कि आगे 6 महीने साल भर हम टाल सकते हैं, हम उनको दवाई देके और अभी कुछ नहीं होगा, बट ऑन अंडर ऑब्जर्वेशन। दूसरे तरह के ऐसे पेशेंट हैं जो कि हाँ ज़रूरत है लेकिन अनस्टेबल हैं, उनको हम इसको स्टेबलाइज करके फिर ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना में सर्जरी की रिस्क बढ़ जाती है। तीसरे तरह के पेशेंट ऐसे आते हैं जैसे हार्ट अटैक के बाद में हार्ट में छेद हो गया, बाहर वेंट्रिकुलर रप्चर हो गया, एओर्टिक डिसेक्शन हो गया, जिसमें कि इमीडिएट सर्जरी यदि नहीं करी जाए तो पेशेंट की जान जा सकती है। तो ऐसे में हम प्रिकॉशन लेते हुए 2 कोरोना के टेस्ट करते हुए और उनको 1-2 दिन के अंतर में हम ऑपरेट कर रहे हैं, और यदि हम नहीं करेंगे ऑपरेट तो हम पेशेंट को लूज़ कर जाएंगे। तो इस सिचुएशन में हमने ये टेक्निक अपनाई है और ये काफ़ी कारगर साबित हो रही है। और जिन पेशेंट्स को हम सोचते हैं कंफर्टेबली हम साल भर के लिए 6 महीने के लिए आगे कर सकते हैं, कर रहे हैं, अंडर ऑब्जर्वेशन है, और इस तरह से हम पेशेंट को बेस्ट ट्रीटमेंट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल, डॉक्टर सीपी श्रीवास्तव जी, डॉक्टर देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं और इस वक्त में तो पेशेंट्स को, आम जन को ज़रूरत भी है कि डॉक्टर से कंसल्ट कर सके, जानकारी मिल सके कि कहीं वो घर बैठे कहीं ऐसा तो नहीं लापरवाही कर रहे हों। बहुत सारे ऐसे जो सवाल भी हैं उसके जवाब भी आपको मिल चुके होंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस शो में आने के लिए। तो कोविड काल है, कोविड की गाइडलाइन अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो कोरोना से डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कोरोना की वजह से अपने रूटीन के जो आपके चेकअप हैं, जो डिजीज़ हैं जिनको आप फेस कर रहे हैं, उसे इग्नोर मत करिए। प्रॉपर चेकअप कराइए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, वो सही राय ही देंगे, और ताकि आपकी और आपके परिवार के सदस्यों की जिंदगी लापरवाही की वजह से ना जाए। चलिए, इसके साथ हेल्थ फर्स्ट में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।